Hi everyone. Hello. Hello बच्चों. Very good evening. I'm hoping I'm clearly audible and visible. I'm hoping सारे बच्चे रेडी हैं हमारी आज की क्लास के लिए. वेव्स की हमारी वेव्स के चैप्टर के ऊपर हमारी सेकंड क्लास. हाँ जी, ऑडिबल विजिबल. गुड इवनिंग जी. गुड इवनिंग. ज्वाइन कीजिए और फिर हम लोग आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं. इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं. आज के सेशन की शुरुआत करते हैं. ठीक है, ये वाली क्लास और इसके बाद एक या फिर 2 क्लासेस और लगानी पड़ेगी और फिर हमारा ये वाला जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा. ये देखो, एक बार जरा सा देखो. स्क्रीन परफेक्टली विजिबल? हाँ जी, स्क्रीन विजिबल. चलो शुरू करते हैं, है ना. तो बच्चों, ये हमारी क्लास कंडक्ट होती हुई 17 सितंबर को. एक मिनट. 17 सितंबर को आज की क्लास में हम लोग करने वाले इक्वेशन ऑफ द वेव. मैंने तुम लोगों को वेव्स के ऊपर 2 डीपीपीज दी होंगी. आज की क्लास लगाने के बाद दोनों डीपीपी तुम लोगों से सॉल्व हो जाएगी. अरे यार, एक. ठीक है, तो एक तो हम लोग करेंगे इक्वेशन ऑफ अ वेव. इक्वेशन ऑफ अ वेव. और फिर एक बहुत ही तगड़ा टॉपिक, उसमें तुम लोगों को नोट मेकिंग क्लास के बाद करनी है. सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. रेडी? हाँ जी, रेडी. चलो आ जाओ, फिर शुरू करते हैं हम लोग. तो देखो, हम लोगों ने ना वेव्स के बारे में इतना जान लिया कि हम लोग वेव के अस्तित्व को समझ पाए कि बेसिकली जो डिस्टरबेंस कभी भी एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जाए तो वो वेव के फॉर्मेट में जाती है. जिस वेव को एक मीडियम के रिक्वायरमेंट हो, मीडियम के पार्टिकल्स के रिक्वायरमेंट हो, ताकि वो एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जा सके, उनको हम लोग मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं. तो मान लो अगर वेव इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो अगर पार्टिकल्स का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है इससे परपेंडिकुलर है तो ट्रांसवर्स, अगर इसी के अलोंग है तो लॉन्गिट्यूडनल. तो जो ट्रांसवर्स वेव है, वेव के मीडियम की शेप को चेंज करते हैं. तो ट्रांसवर्स वेव सिर्फ और सिर्फ उसी मीडियम में ट्रैवल करते हैं जिसके लिए शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइन किया जाए, जो कि है हमारे सिर्फ सॉलिड्स. और अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करूं तो ये एक मीडियम की डेंसिटी को चेंज करते हैं, तो ये सिर्फ उन्हीं मीडियम के अंदर प्रोपोगेट कर सकती है जिसके लिए बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइन किया जाए, जिसके अंदर सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस तीनों आ गए, है ना. फिर बाद में मैंने तुम लोगों को कुछ इक्वेशंस के बारे में बताया कि जो वेव की वेलोसिटी है ना, तुम्हें 4 केसेस के लिए पता होनी चाहिए. अगर वो स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग में ट्रैवल कर रही है, अगर वो थिंक लॉन्ग रॉड में ट्रैवल कर रही है, लिक्विड में ट्रैवल कर रही है और गैसेस में ट्रैवल कर रही है. फिर इसके ऊपर मैंने तुम लोगों को पीवाईक्यूज भी करवाए थे, कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे. अब देखो, ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, थोड़ा सा मैथमेटिकल है. डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, बट इक्वेशन बेस्ड है. थर्ड टॉपिक एक बार जरा सा लिखो, इक्वेशन ऑफ अ वेव. थर्ड टॉपिक हमारे पास आ गया, इक्वेशन ऑफ अ वेव. तो बेसिकली हम लोग ना यहाँ पर वेव की इक्वेशन नहीं लिखेंगे. हमें पता है ना कि जब भी वेव ट्रैवल करती है, तो चाहे अगर मैं मैकेनिकल वेव की बात कर रही हूँ, तो अगर मैकेनिकल वेव कभी भी ट्रैवल करती है, तो चाहे ट्रांसवर्स वेव हो या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव हो, जो पार्टिकल्स हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करते हैं. तो वो जो पार्टिकल्स की सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशंस हैं वो हम लोग लिखने वाले हैं. तो मान लो देयर इज अ पार्टिकल is showing simple harmonic motion. लिखना,
is showing simple harmonic motion and constituting a wave. अब बात क्या है ना बच्चों, हम लोगों ने जो हमारा पिछला चैप्टर था उसके अंदर हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन देखा था, बट वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं देखा जिस सिंपल हार्मोनिक मोशन की वजह से एक वेव प्रोड्यूस हो जाए। तो जब एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस करता है या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करता है एक वेव को प्रोड्यूस करने के लिए, तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट है ना बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम का फंक्शन नहीं होता, वो उसकी पोजीशन का फंक्शन भी होता है। कि जो वाई पार्टिकल, जो डिस्प्लेसमेंट है एक पार्टिकल की टी टाइम के ऊपर, वो वाला वैल्यू आ गया वाई नॉट साइन ऑफ के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी। टॉपिक अभी शुरू हुआ है, खत्म होने से पहले बिल्कुल चू नहीं करना है। ये जरा सा देखो कि जब हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे थे और हम मान लो ये बोलते थे कि भैया डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ टाइम का फंक्शन है, तो मेरे पास इक्वेशन ये बन सकती थी y इज इक्वल टू वाई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो मैं वहां पर बोल सकती थी कि जो डिस्प्लेसमेंट है ना एक पार्टिकल का, सिर्फ और सिर्फ टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ टाइम का फंक्शन है। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि एक पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ टी टाइम का फंक्शन नहीं है, उसकी पोजिशन का भी फंक्शन है। तो यहाँ पर तुम लोग ये चीज लिख लो, यहाँ पर ये चीज लिख लो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल is a function of time, is a function of time as well as its position. Modified simple harmonic motion कि अभी तक ABCD कर रहे थे, अब ABCD के साथ साथ तुम लोग वर्ड्स फॉर्म करने लग गए हो कि हाँ भाई ABCD पता लग गया। अब ये सारे ABCD अगर एक साथ आए, मतलब ये सारे अल्फाबेट्स अगर एक साथ आए तो ये वर्ड बनता है। तो वैसे हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन किया, अब हम मैथमेटिकली डिस्कस कर रहे हैं कि जब ये पार्टिकल्स जो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करके वेव को कंस्टिट्यूट करते हैं, तो किस तरीके से एक पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज अ फंक्शन ऑफ, एक मिनट, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम as well as its position, as well as its position। यहाँ पर जो हमारे पास k है वो पोजीशन है, t है वो टाइम है, k यहाँ पर वेव कांस्टेंट है, ठीक है, इसको वेव कांस्टेंट बोला जाता है, जिसकी वैल्यू होगी 2 पाई डिवाइडेड बाय द वेवलेंथ ऑफ द वेव। और यहाँ पर जो ओमेगा है ये हमारी एंगुलर वेलोसिटी है, ये क्या है, ये हमारी एंगुलर वेलोसिटी है, जिसका फॉर्मूला यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 पाई बाई टाइम पीरियड। देखना ये वाली वैल्यू मेरे पास कितने आ गई, 2 पाई बाय टाइम पीरियड। इसको वेव कांस्टेंट बोला जाता है। तो एक ना बड़ी अच्छी इंस्टाग्राम के ऊपर रील बनी थी, व्हाट इज के इन फिजिक्स। तो के देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फिर बाद में के एक हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होता है एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट। के हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट भी होता है जो ये वाले फॉर्मूला में आता है। फिर अभी हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर के वेव कांस्टेंट भी है जिसकी वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा है ना। तो यहाँ पर जो k है उसकी हेल्प से डिनोट हो रहा है वेव कांस्टेंट विच इज बेसिकली 2 पाई डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। जैसे एंगुलर वेलोसिटी हो गया 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। तो ऑब्वियसली बात है इनके यूनिट्स और डिमेंशंस लिखने में ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। अभी ये लिखो, लिखना एक बार ये रिटन। अब देखो ये वाला डायग्राम ना अपने नोट्स में बनाओ, या फिर ये डायग्राम अभी मत बनाना क्योंकि तुम लोगों को बनाने में टाइम लगेगा। तुम ऐसा करो कि ये वाले डायग्राम को, ये वाले डायग्राम के लिए जगह छोड़ देना, कितनी जगह छोड़नी है वो भी अभी तुम्हें पता लग जाएगा। एक मिनट, ठीक है। जैसे कि मान लो ये मेरे पास ना इस तरीके से एक वेव थी, ठीक है।
ये मेरे पास इस तरीके से एक वेव थी और ऑब्वियसली बात है ये वेव पार्टिकल्स के सिंपल हार्मोनिक मोशन की वजह से एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जा पा रही है, ठीक है। अभी कैसे जा पा रही है, तो ये देखना जो डिस्टरबेंस है इस तरीके से फैल गई, जो पार्टिकल्स है इस तरीके से फैल गए। अब तुम इसको यहाँ पर इस तरीके से देखो ना, मान लो यहाँ पर मान लो यहाँ से जो डिस्टरबेंस है हमारी जानी शुरू हुई है, तो मान लो यहाँ से जो हमारी डिस्टरबेंस है वो प्रोड्यूस हुई है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये वेव देख लो, ये देखो डिस्टरबेंस किस तरीके से गई है। पहले सारे के सारे पार्टिकल्स ऐसे थे, डिस्टरबेंस ने फ्लो करना नहीं शुरू किया था। फिर तुम लोग अब यहाँ पर देख नहीं पा रहे कि अब मान लो अगर मैं तुमसे पूछूं कि भैया ये वाला जो पार्टिकल है, ठीक है, ये वाले पार्टिकल के कितने डिस्प्लेसमेंट है, तो ये वाले पार्टिकल के कितने डिस्प्लेसमेंट है, दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है कि एक तो ये इसकी पोजीशन क्या है और एक हम लोग किस टाइम के ऊपर इसके डिस्प्लेसमेंट को देख रहे हैं। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ये बनाना है, ठीक है। इसकी जगह छोड़ दो तुम लोग अपने नोट्स के अंदर, ये जगह छोड़िए अपने नोट्स के अंदर, इसको मैं यहाँ पर ले आती हूँ, ठीक है। ये तुम्हारा ए पॉइंट आ गया, ठीक है, जहां पर तुम लोग पिक्टोरियली देख पा रहे हो कि किस तरीके से जो हमारा एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है उसकी मेन पोजीशन से वो डिपेंड कर रहा है उसकी पोजीशन के ऊपर भी, ठीक है। ऐसे डायग्राम की हेल्प से देख पा रहे हो, डिपेंड्स ऑन the position of the particle and time, depends on the position of the particle, the position of the particle, और एक ये डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। क्योंकि देखो ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाले पार्टिकल की बात कर रही हूँ ना, अभी तक तो डिस्टरबेंस आई नहीं थी तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 था। अब एकदम से डिस्टरबेंस आ गई तो फिर वो डिस्टरबेंस इस तरीके से आई कि यहाँ वाला पार्टिकल यहाँ पर खिसक जाए। तो ये मैं तुम्हें बोल रही हूँ, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट उसकी पोजिशन के ऊपर और टाइम के ऊपर, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। लिखो, ठीक है। अभी ड्रॉ मत करो, तुम लोगों को टाइम ना लग जाए, मैं चाहती हूँ बाद में ड्रॉ कर लेना आराम से अपना टाइम लेके। अभी के लिए एक बार लिख लो और जगह छोड़ दो डायग्राम के लिए। डन, डन, चलो बहुत बढ़िया। अब दूसरी चीज बताती हूँ, अभी तो इस इक्वेशन के बारे में मैंने बताना शुरू किया है, चूंचा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी चीज बताती हूँ, ये जो तुम्हारी इक्वेशन है ना, जैसे कि देखो जो हमारा पार्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है उसकी इक्वेशन एक तो ये भी हो सकती है, साइन ऑफ के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी, ठीक है। एक बच्चों मतलब एक इक्वेशन ये हो सकती है जहां पर ये प्लस आ जाए, एक इक्वेशन ये हो सकती है कि यहाँ पर माइनस आ जाए। ओमेगा टी आगे पीछे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इट इज अबाउट ओमेगा टी और के एक्स के बीच में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो अगर मान लो तुम्हारे पास यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन आ रहा है, अब मैं तुम लोगों को इक्वेशन पढ़ने सिखा रही हूँ, अगर मान लो पॉजिटिव साइन आ रहा है और के साथ एक्स है, इसका मतलब वेव इज ट्रेवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। उल्टा, wave is traveling in negative x direction, in negative x direction। x आया उससे मुझे पता लग गया x डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव को देख के पता लग गया नेगेटिव की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर नेगेटिव है और साथ में x है, तो x की डायरेक्शन में तो ट्रैवल कर रही है लेकिन पॉजिटिव की डायरेक्शन में। सो वेव इज ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन।
वेव इज ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, कि के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है उससे तुम्हें डायरेक्शन पता लग जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव इसको देख के पता लग जाएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव की डायरेक्शन में जा रही है, अगर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव की डायरेक्शन में जा रही है। लिखना। डन। बात करेंगे ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल, एक बार लिख लो, एक एक करके बताने दो सारी चीजें मेरी मर्जी से, है ना। ये आया। अब यहाँ पर आ जाओ सी पॉइंट के अंदर, ठीक है। अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि ये हमारे पास ना एक जो पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहा है अपने मेन पोजीशन के अबाउट, उसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। अब मान लो अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल की इक्वेशन भी निकालनी हो, तो मैं क्या करूंगी, ये वाली इक्वेशन का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन कर दूंगी, तो ये मेरे पास आ जाएगा वाई नॉट ओमेगा, ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो गया, तो यहाँ पर आ गया कॉस के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी। बहुत ही जेन्युइन सी चीज सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी हम लोगों ने किया था। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो ये जो पूरा का पूरा साइन का फंक्शन है कॉस के फंक्शन में कन्वर्ट हो चुका है, और जब मैं इसका टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करूं तो ओमेगा निकल के आता है जो मल्टीप्लीकेशन में आ गया, है ना। तो बेसिकली बताना ये चाहती हूँ, व्हाट इज दिस, दिस इज द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, दिस इज द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। ये वेव की वेलोसिटी नहीं है, ये मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी है, कि जो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है उसकी डिफरेंशिएशन करके ये वाली इक्वेशन आई है, तो ये भी पार्टिकल की वेलोसिटी ही दे रहा है, तो पार्टिकल के वेलोसिटी की इक्वेशन ये आ गई। वैसे एक और चीज देख लो, इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर मैं वेलोसिटी, अगर मान लो मैं पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करूं, कि भैया जो पार्टिकल्स एसएचएम मोशन शो कर रहे हैं वेव को कंस्टिट्यूट करने के लिए, उन पार्टिकल्स की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, तो वो तो मेरे पास आ गया ओमेगा वाई नॉट। लेकिन अगर मान लो मैं वेव वेलोसिटी की बात करूं, तो ऐसे लिख सकते हो कि पूरी की पूरी एक साइकिल कंप्लीट होने तक वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है डिवाइडेड बाय कितने टाइम में, पहली इक्वेशन। अब मान लो अगर तुम इसी इक्वेशन को ऊपर और नीचे 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, ये देखो, अगर मैं इसी इक्वेशन को ऊपर और नीचे 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूं, तो एक और इक्वेशन आ जाती है ओमेगा डिवाइडेड बाय के। ये देखिए, वेव की वेलोसिटी। लिखो। डन। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उन क्वेश्चन से अंडरस्टैंडिंग आएगी, और फिर उसके बाद मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर लेके चलूंगी। ऑब्वियसली ज्यादा बातें, उससे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग तो किसी तरीके से आ ही नहीं सकता। एक मिनट, एक मिनट, हाँ। वेट वेट, तुम्हारे क्वेश्चन की स्लाइड बना रही हूँ। दो क्वेश्चंस खुद से करवाती हूँ, फिर बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है, देखो अगर एसएचएम नहीं आता तो ये वाली क्वेश्चन जाएगी ना सर के ऊपर कि भैया बातें क्या क्या बातें हो रही हैं, कहना क्या चाहती है मैम, जो कुछ भी बोल रही है उसका मतलब क्या है। अब देखना, ठीक है,
लेट अस डू 2 क्वेश्चंस एंड देन वी विल मूव ऑन टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन ये है, मैंने बहुत सारी चीजें पूछ ली, देख लो, ठीक है? तो यहाँ पर एक मिनट, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखना। तो क्वेश्चन ये है कि तुम लोगों को ना एक पार्टिकल की इक्वेशन देती कि एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहा है और एक वेव का कंस्टिट्यूएंट है। अब तुमसे बहुत सारी चीजें पूछ ली, जैसे कि ये जो वेव है इसका नेचर क्या है, मतलब ट्रांसवर्स वेव है या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव है। फिर तुमसे ये पूछा हुआ है वेव कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। फिर तुमसे वेवलेंथ पूछा हुआ है, टाइम पीरियड पूछा हुआ है, सारी चीजें तुम लोगों को यहाँ पर बतानी है, ठीक है? तो वन स्टेप एट ए टाइम, इतना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले नेचर ऑफ द वेव पूछा हुआ है, तो तुम देखो ना यहाँ पर, जब मैं साइन के अंदर की बात करूं, एक टाइम वाला टर्म होता है, एक पोजीशन वाला टर्म होता है। तो देखो इसका पोजीशन एक्स की डायरेक्शन में आ रहा है ना, तो मतलब ट्रैवल तो ये एक्स की डायरेक्शन में कर रही है। और अगर मैं प्रिसाइजली बात करूं तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। ये देखो यहाँ पर जो वेव है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। और फिर बाद में बच्चों जब मैं पार्टिकल्स को देखती हूँ तो देखो पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट वाई की डायरेक्शन में शो कर रहे हैं। तो पार्टिकल्स अपना सिंपल हार्मोनिक मोशन वाई की डायरेक्शन में शो कर रहे हैं, ठीक है? जो हमारी वेव है वो एक्स की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। तो ऑब्वियस सी बात है ये किस तरीके की वेव होगी, ट्रांसवर्स वेव हो गई, कि भैया पार्टिकल्स जिस डायरेक्शन में सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहे हैं और जिस डायरेक्शन में हमारी वेव एक्चुअली में प्रोपोगेट हो रही है, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। अब लेमडा और टाइम पीरियड को निकालने में तो कुछ बहुत ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वही के है। लेमडा की वैल्यू होगी 2π/k, तो ये वाली वैल्यू आ गई 2π डिवाइडेड बाई 20π, ठीक है? जिसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 0.1 मीटर। जो यहाँ पर टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो ओमेगा है, तो टाइम पीरियड मेरे पास आ गया 2π/ω। ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास 2π/10π। ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 0.2 सेकेंड्स। हाँ जी, जो इजी है वो है ना, इसमें कुछ नहीं कर सकते, इजी है तो है। एक और क्वेश्चन देखना आपकी बार। तो अब की बार मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन दिया, वेट। अब की बार दोबारा से मैंने तुम्हें बोला कि भैया एक पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करके एक वेव को कंस्टिट्यूट कर रहा है। तो अब मैंने तुमसे पूछा है कि भैया जो यहाँ पर वेव है, वेव का क्या नेचर है, वेव किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, वेव की वेवलेंथ कितनी है, वेव का टाइम पीरियड कितना है, सब बता दो। तो अब की बार देखो बच्चों, अगर तुम लोग पार्टिकल की बात करो तो पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में एसएचएम शो कर रहा है। जो पार्टिकल है अपना सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्स की डायरेक्शन में शो कर रहा है। एक यहाँ पर टाइम की टर्म होगी, एक यहाँ पर पोजीशन की टर्म होगी। वेव की पोजीशन को भी हम लोग एक्स की हेल्प से डिनोट कर रहे हैं। वेव का जो प्रोपोगेशन है, देखो वेव की जो प्रोपोगेशन है वो भी एक्स की डायरेक्शन में है। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ द वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। नेचर क्या है, जो हमारी वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर की है। अगर मुझसे पूछा जाए वेव किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो ये एक्स देख लो, इसके आगे नेगेटिव देख लो, तो मैं पता लग जाएगा वेव हमारी पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल कर रही है। जो टी के साथ मल्टीप्लाई हो वो ओमेगा होता है। तो देखो सॉरी, ये वाली वैल्यू हो गई 2π/k, है ना? और उसी तरीके से ये वाली वैल्यू होगी 2π/ω। तो जो टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वही हम मेरा ओमेगा है। जैसे कि ये देखो, दिस इज t/20, बोले तो 1/20 मल्टीप्लाइड बाई टी, तो ओमेगा 1/20 है। तो ये आ गया 1/20 और ये मेरे पास आ गया 45 सेकेंड्स। ओ वेट 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 वेट, बिल्ली को देखने में मैं बिजी हो गई थी, रुको। इस इक्वेशन को अच्छे से लिखते हैं पहले, इस इक्वेशन को ढंग से लिखते हैं, क्योंकि कुछ टर्म्स मैं देख पा रही हूँ, कुछ टर्म्स हमारे बाहर हैं।
जो हमें बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं कि इक्वेशन आ गई x इज इक्वल टू 4 sin। अब अगर मैं 10 पाई को अंदर भेज दूं तो ये मेरे पास आ गया पाई बाई 2 टाइम्स ऑफ t, ठीक है, और ये मेरे पास आ गया पाई x। तो अब जिस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ, t के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो ओमेगा है, पोजीशन के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो k है। अब यहाँ से आंसर निकाल लो, तो ये मेरे पास आ गया 2 पाई बाई पाई बाई 2, जो मेरे पास क्या आ गया 4 सेकेंड, और ये मेरे पास आ गया 2 पाई बाई पाई, जो कि मेरे पास आ गया 2 मीटर। एब्जॉर्ब कर लो एक बार इस इंफॉर्मेशन को, क्योंकि अभी मैं रिपीट करूंगी लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प से। हाँ जी, एक बार रिपीट कर दूं, ये है बच्चों, ये इजी टॉपिक ही है, इसको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, है ना। तुम लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाती हूँ, उससे तुम लोगों को थोड़ा सा और आइडिया आएगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा जब तुम लोग उनको सॉल्व कर लोगे। रुको, पीवाईक्यूज देख रही हूँ, सीसी दिखा दूं? सीसी जस्ट अभी भाग के गई है, तुम लोगों से ही भाग के गई है कि ओ भाई दीदी की क्लास में तो अजीब से बच्चे आते हैं टोक लगा जाते हैं, हर घंटे में फिर पोटियां आने लग जाती हैं, वो ऐसे सोचेगी। फिर तुम्हारी नजर भी तो देखो ना, एक तो होती है सही इंसान की नजर हो, है ना, कि मतलब तुम लोगों की नजर का मतलब ये है कि बिल्ली रास्ता काट जाए। बच्चों को बोल रही हूँ कुछ कुछ हंस रहे हैं और ये, हाँ सीसी को देखना चाहेंगे, रुको देख लो, आ जाओ आ जाओ, सीसी को देख लो। ये चीज नहीं चूचू, नहीं 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 नहीं, ये अलाउड ही नहीं है। यार ये इसको तो मैं ना काट लूंगी, बिल्कुल ऐसे दंदिया मार दूंगी बच्चों में इसके ना, ये नहीं बचती। रुको अभी 21 22 23 24 25 देखने दो। हाँ तुमने पहले इसका फेस नहीं देखा था? ओके मैंने रील में देखा था, इसका मतलब होता है कम टू मी। देख भी नहीं रही है। ऐसे इग्नोर कर रही है जैसे तुम लोग ओरिएंटेशन के ज्ञान को ओरिएंटेशन के 1 हफ्ते के बाद इग्नोर करने लग जाते हो। क्या ऐसा भी कुछ था? मैक्स पागल कुत्ता ये क्यों देख रहा है? मैं बिल्ली की आवाज निकाल रही हूँ, ये काला कुत्ता क्यों देख रहा है? संकी है क्या ये? तू क्या देख रहा है? हंसती है, वो देख भी नहीं रही। और क्या संकी बोलूंगी यार। तेरे नैना नैना 2024 पे पहुंच चुकी हूँ, बस 24 25 देखने दो। फॉरेक्स का है, फॉरेक्स का गिव अवे कर दिया, फॉरेक्स का गिव अवे कर चुकी हूँ, फॉरेक्स को दे दिया मैंने, जा चुका है, नए मालिक के पास है। हाँ हाँ उसका गिव अवे हो चुका है, मैंने उसको आगे से 20,000 दिए हैं कि ये लो, इसको रख लो पर किसी तरीके से। तो वो तो बढ़िया, अब क्या पता नहीं क्या कर रहा होगा, ये देखना।
याद नहीं आती। नहीं, हमारे घर में कोई भी इतना इमोशनल नहीं है कि हम लोग पेट्स के साथ अटैच हो जाएं। इसलिए तो कि ठीक है, जानवर हैं, जिंदा रहें। और ज्यादा ऐसे चिमटे विमटे से मार देते, चिमटा गर्म करके लगा दिया ऐसे। ऐसे भड़क हो जाएगी ना अगर 2025 में भी नहीं मिला मुझे एक क्वेश्चन। हो गई भड़क, हो गई भड़क, होगी भड़क होगी। चलो, जो क्वेश्चन मिले उसको सॉल्व करते हैं। एक तो ऐसे घटिया घटिया से चैप्टर्स भी है ना। एक क्वेश्चन मिला है, सो मच फॉर वन क्वेश्चन। दुष्ट मालकिन हूं मैं, ऐसे ही है। ये देखना। अरे मजाक कर रही हूँ भाई, जिनको जोक नहीं समझ आया, कहीं नहीं उसका गिव अवे करा फॉरेक्स का, ले लेगा उसको कोई, लेने लायक बिल्ला है वो। ये देखो। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व करो। देख लेते हैं। तो मुझे बोला हुआ है कि एक ऐसी वेव है, एक मिनट, एक ऐसी वेव है जो पॉजिटिव के एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो यहाँ पर तो एक्स होना चाहिए और साथ में नेगेटिव होना चाहिए। एक्स और नेगेटिव यहाँ पर है, एक्स और नेगेटिव यहाँ पर है, एक्स और नेगेटिव यहाँ पर है, तो बी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। जिन्होंने बी ऑप्शन बोला है, बी फॉर बुदम है। फिर इन्होंने बोला है कि हमारा जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो 1 मीटर है। ठीक है, चलो ये सब छोड़ो। वेवलेंथ की वैल्यू 2 पाई मीटर है, तो मैं के निकाल लेती हूँ। के की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई डिवाइडेड बाई द वेवलेंथ। तो ये मेरे पास हो गया 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई 1। तो एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो 1 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी गिविंग यू द करेक्ट ऑप्शन। जो इजी है वो है, अब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, है ये वाला टॉपिक इजी। अब नोट मेकिंग मत करो, अब इतने डायग्राम्स बन जाएंगे, दिमाग खराब हो जाएगा तुम लोगों का। ये था हमारा इक्वेशन ऑफ द वेव। कुछ क्वेश्चंस यार मैं भी करवाना चाहती हूँ, कुछ और भी तरीके के क्वेश्चंस देखना एक बार, कि तुम लोगों को ना एक वेव की इक्वेशन दे देती हूँ, यही चेप लेते हैं, रुको। यही वाली इक्वेशन, वेव की एक इक्वेशन देख लो, y इज इक्वल टू 10 sin 2 पाई x माइनस पाई/60। ठीक है, ये इक्वेशन है। इक्वेशन को यही रखते हैं। अब मैंने देखो तुमसे क्या पूछ लिया, मैंने तुमसे पूछ लिया व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव। तो वेव की वेलोसिटी देख लो, एक साइकिल के लिए डिफाइन कर लो कि वेव की वेलोसिटी हो जाएगी एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना लेंथ ले रही है डिवाइडेड बाय कितना टाइम ले रही है। 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मेरे पास ओमेगा बाई के बन जाता है। तो ओमेगा क्या है, जो टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, विच इज पाई/6। के क्या है, जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, विच इज 2 पाई। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 1/12 मीटर पर सेकेंड। जो इजी है वो है। एक ये वाला क्वेश्चन टाइप रह गया था, ये नोट्स में है, तो मैंने सोचा इसको एक बार क्वेश्चन के अंदर भी फ्रेम कर लें, है ना। अब देखना, अब यही इक्वेशन देके मैं तुमसे पूछ रही हूँ व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी, ये बताओ।
अब ये पूछना चाहती हूँ मैं तुमसे, फिर चलेंगे सुपरपोजिशन पे, बहुत इंटरेस्टिंग और विजुअली बिल्कुल दिमाग को स्टिमुलेट करने वाला टॉपिक। हे सिरी, तू नहीं, ओ यार पानी पीना है यार, तेल पी लूंगे। हाँ जी, देख लेते हैं। तो एक बार जरा सा डिफाइन कर लेते हैं कि ये बेसिकली है क्या। तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी आ गई मेरे पास ओमेगा वाई नॉट, ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास ओमेगा बाई के। ठीक है, ऊपर वाले को भी ओमेगा की टर्म्स में लिख दिया, नीचे वाले को भी ओमेगा की टर्म्स में लिख दिया। तो ये मेरे पास आ गया के वाई नॉट। ठीक है, तो के क्या है, जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। वाई नॉट क्या है, पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और द एम्पलीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो के की वैल्यू आ गई मेरे पास 2 पाई। ठीक है, वाई नॉट की वैल्यू आ गई मेरे पास 10, ये वाली वैल्यू जैसे तुम लोग बोल रहे थे 20 पाई आ गई। इजी है ना टॉपिक, फटाफट से देखो, इजी है टॉपिक। टॉपिक में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, अब नोट मेकिंग मत करना, अब बाद में नोट मेकिंग करना है। ठीक है, अब आएंगे खूब सारे डायग्राम्स, क्योंकि अब हमारा टॉपिक शुरू हुआ है। और ये वाले टॉपिक के, अगर तुम्हें ये टॉपिक नहीं आता ना भैया, भूल जाओ, तुम्हें वेव ऑप्टिक्स का यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और इंटरफेरेंस कभी भी आएगा। और जिसको इंटरफेरेंस नहीं आया है आज तक, डिफ्रैक्शन उसको आ ही नहीं सकता है। तो तुम बेसिकली तुम्हारे वेव ऑप्टिक्स का जो 70% 80% ऑफ द चैप्टर है सिर्फ इस एक टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, विच इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन करेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है, तो अगर मान लो मैं तुम लोगों को थोड़ा सा बताऊं कि बेसिकली सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है, तो तुम लोग ऐसे लो, वेव्स वगैरह को साइड में करते हैं। ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जहां पर जिनको जो मिक्स हो रहे हैं ना वो हमें रियलाइज हो। जैसे कि मान लो मैंने क्या किया, मैंने एक ग्लास पानी ले लिया, एक ग्लास दूध ले लिया, मैंने दोनों को एक बहुत बड़े से ग्लास में डाल दिया, तो ये मेरा एक मिक्सचर बन गया। इस मिक्सचर के अंदर हमारी पानी की प्रॉपर्टीज भी है, इस मिक्सचर के अंदर दूध की प्रॉपर्टीज भी है। वैसे ही मान लो अगर मेरे पास एक वेव आए और दूसरी वेव आए और वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाए, एक वेव आई, दूसरी वेव आई, दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर गई, तो अब ये जो रिजल्टेंट वेव है ना, जैसे दो वेक्टर्स का एडिशन, जैसे दो नंबर्स का एडिशन, वैसे ही दो वेव की सिंपल हार्मोनिक मोशन का एडिशन मुझे रिजल्टेंट वेव देगा। देखते जाना, ठीक है, देखते जाइएगा। मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि भैया मेरे पास ना एक वेव ये थी, एक वेव ये थी जिसकी इक्वेशन थी साइन ऑफ ओमेगा टी, और साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। ठीक है, और दूसरी मेरे पास वेव की इक्वेशन थी वाई नॉट टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस 5। ठीक है, बिल्कुल चू मत करना जब तक ये टॉपिक कंप्लीट ना हो, विश्वास रखना कि जब तक टॉपिक कंप्लीट होगा समझ आ जाएगा। अभी मैंने दो वेव की इक्वेशन बना दी। ठीक है, मैंने दो वेव की इक्वेशन बना दी, और इन दोनों वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस है, इन दोनों वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस है, कि ये पहली वाली वेव का फेज एंगल है, ये दूसरी वाली वेव का फेज एंगल है, तो मान लो अगर ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना आ गया मेरे पास, 30 डिग्री। फेज डिफरेंस को मान लो मैंने y ले लिया। तो अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि जब ये दोनों सुपर पोजिशन शो करेंगे ना, ध्यान दीजिएगा, जब ये दोनों सुपर पोजिशन शो करेंगे, तो जो हमारी रिजल्टेंट वेव होगी, सुपर पोजिशन इतना मैथमेटिकल नहीं है जितना अभी लग रहा है, सुनते जाना। जब ये दोनों सुपर पोजिशन करेंगी और मेरे पास रिजल्टेंट वेव बनेगी, तो उसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा y1 प्लस y2 करके।
y1 प्लस y2 करके, लेकिन हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा मतलब नहीं है। हमें बस ये है कि यहाँ पर ये जो मेरे पास रिजल्टेंट वेव आएगी, तो इस रिजल्टेंट वेव का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी तो होगा, कि जैसे कि ये हमारी पहली वेव का एम्पलीट्यूड है, ये हमारी दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड है, तो हमारी जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है ना, वो ऐसे निकलेगा, वाई ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई ओ वन का स्क्वायर प्लस वाई ओ टू का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाई ओ वन वाई ओ टू कॉस ऑफ फाइव। बिल्कुल वो फॉर्मूला जिस फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग वेक्टोरियल एडिशन करते हैं। नोट मेकिंग बिल्कुल मत करना। कि मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को बोलूं, जैसे ये तो दिखने में फिर भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, मान लो अगर इसकी वैल्यू a1 होती, इसकी वैल्यू a2 होती, दोनों वेव सुपर पोजिशन शो कर रही है और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस मान लो 30 डिग्री है, तो अब जो रिजल्टेंट वेव बनेगी ना, तो रिजल्टेंट वेव का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वो ऐसे निकलेगा, ए आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए वन ए टू कॉस ऑफ फाइव। सो व्हाट इज दिस? What is this? This is the amplitude of displacement for the resultant wave, जिससे हमें मतलब है, और किसी से मतलब नहीं है। रिजल्टेंट वेव की और किसी प्रॉपर्टी से मतलब नहीं है, सिर्फ इससे। एम्पलीट्यूड ऑफ द, एक मिनट, एम्पलीट्यूड ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। ठीक है, बिल्कुल कोई चूंचा नहीं चाहिए। ठीक है, तुम लोगों को थोड़ा सा इसको विजुअली दिखाना चाहूंगी मैं। तो कितने तरीके के सुपरपोजिशंस होते हैं उसी में सीखोगे। अब इसी एक फॉर्मूला के ऊपर बेस सारी की सारी स्लाइड्स हैं। ठीक है, पहला हो गया कंप्लीट कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। कंप्लीट कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब तुम देखोगे कि भैया बेसिकली है क्या, क्योंकि उस स्लाइड पे तो तुम लोगों ने बस ये देखा है कि दोनों वेव के एम्पलीट्यूड्स को वेक्टर की तरह ट्रीट करना है, दोनों वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस है उसको एंगल की तरह ट्रीट करना है, दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड को अगर वेक्टोरियली ऐड कर देंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आ जाएगा। हमने बस वो देखा है, अब उसको प्रॉपरली देखना है। ये तो तुम लोगों ने मैथमेटिकली देखा, मानना। एक मिनट, एक बार बनाने में टाइम लगेगा, फिर आगे नहीं लगेगा। रुकना, हम इसको मैं ग्रीन कर देती हूँ। ऐसा डायग्राम बना दूंगी ना, ऐसा सुपरपोजिशन भी किसी बैच में नहीं पढ़ाया होगा जैसा आज मैं तुम लोगों को पढ़ा दूंगी, देखते रहना। ठीक है, रुक जाओ। कैसे होगा? ठीक है, बस देखते जाओ। एक बार ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर कॉपी पेस्ट चलेगा बढ़िया, बट एक बार एक वेव ड्रॉ करने दो। ये तुम्हारा ये वाला टॉपिक कर रहे हो, बहाने से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का वाइड वो इंटरफेरेंस भी हो रहा है, बस तुम्हें पता नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास एक वेव है, तो वेव के ऊपर वाले लड्डू को बच्चों क्रेस्ट बोला जाता है, वेव के नीचे वाले लड्डू को ट्रफ बोला जाता है। ये मैं लिखवा भी दूंगी। ठीक है, तो ऊपर वाले लड्डू को मैंने क्रेस्ट बोल दिया, नीचे वाले लड्डू को मैंने ट्रफ बोल दिया। ठीक है, इतना ले लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने एक वेव का मान लो फॉर एग्जांपल ये हिस्सा ले लिया, बस बस और कुछ नहीं चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मान लो ये थी मेरे पास पहली वेव। ठीक है, ये मेरे पास पहली वेव थी,
मान लो ये मेरे पास इस तरीके से ये पहली वेव है, ऐसे ट्रैवल कर रही है, ठीक है। अब मान लो जैसे दो नंबर्स जुड़ते हैं, दो वेक्टर्स जुड़ते हैं, उसी तरीके से मान लो ये दोनों वेव्स जुड़ गई, ये देखो ऐसे जुड़ गई। समझ रहे हो कैसे? कि ये दोनों वेव्स ऐसे मिक्स हो रही है, ध्यान दो, ये दोनों वेव्स ऐसे मिक्स हो गई, क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट या फिर ट्रफ के साथ और ट्रफ के साथ ट्रफ, या फिर वो ऐसे मिक्स हो जाए, सेम बात, क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट ट्रफ के साथ ट्रफ, या फिर वो ऐसे मिक्स हो जाए, क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट ट्रफ के साथ ट्रफ। ये कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होता है, ध्यान दो, ये कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है कि जब दो वेव्स ऐसे ओवरलैप कर रही है कि क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आ रहा है, ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ रहा है। ये कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है, जहां पर क्रेस्ट के कंप्लीटली ऑपोजिट में ट्रफ आ रहा है और ट्रफ के कंप्लीटली ऑपोजिट में क्रेस्ट आ रहा है। ये हमारा इनकम्प्लीट सुपरपोजिशन है कि ना तो प्रॉपरली कंस्ट्रक्टिव है, ना ही हमारा प्रॉपरली डिस्ट्रक्टिव है। तो ये देखो, या तो ऐसे सुपरपोजिशन हो, देखते जाना, ठीक है, या ऐसे सुपरपोजिशन हो जाए, या फिर क्या दिक्कत है, ऐसे सुपरपोजिशन हो जाए, ठीक है, या फिर देखना ध्यान से, या फिर ऐसे सुपरपोजिशन हो जाए, ये देखो ऐसे। मतलब समझो, एक बार जरा से देखो, मतलब समझो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीट कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। इसको ऐसे ले आऊं तो ज्यादा बेटर है, हाँ ये ज्यादा बेटर है। ये देखो तीन केसेस बनाए हैं मैंने, तीन केसेस बनाए हैं। पहला केस, ठीक है, पहला केस, तीनों केसेस, तीनों एग्जाम्पल्स कंप्लीट कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के हैं। क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट ओवरलैप कर रहा है, ट्रफ के साथ ट्रफ ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। कंप्लीट ओवरलैपिंग, नोट मेकिंग मत करना, कंप्लीट ओवरलैपिंग between the crests and the troughs, between the crests, between the crests and the troughs, between the crests and the troughs। तो देखो पहली वाली वेव को कोई भी एक टाइम ले लो, ये जैसे कि मैंने मान लो ये वाली पोजीशन ले ली, ठीक है, ये वाली पोजीशन यहाँ पर भी 0 डिग्री के ऊपर है, यहाँ पर भी 0 डिग्री के ऊपर है। दोनों के बीच में देख लो, दोनों के बीच में किसी भी तरीके का कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट बिल्कुल सेम है। लेकिन अब मान लो मैं नीचे वाले सिनेरियो में जाऊं, तो जब नीचे वाले का 0 डिग्री आ रहा है ना, ऊपर वाले का 360 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब जब फेज डिफरेंस 2 पाई हो। अब और नीचे वाले केस में आ जाओ, जहां पर नीचे वाले का 0 डिग्री है ना, ऊपर वाले का 720 डिग्री है, तो फेज डिफरेंस देख लो, फेज डिफरेंस यहाँ पर कितना आ गया, 4 पाई। ये हो गया फेज डिफरेंस, कि मतलब दोनों वेव्स के स्टार्टिंग पॉइंट के बीच में कितना एंगल है, ठीक है। इसको मतलब विजुअली इस तरीके से विजुअलाइज होता है हमारा फेज एंगल, कि जैसे कि देखो ये वाली लाइन थी, मैंने देखा दोनों 0 डिग्री के फेज एंगल के ऊपर है। ये वाली लाइन थी, मैंने देखा एक 0 डिग्री पे है, एक 360 डिग्री पे है। ये वाली लाइन थी, मैंने देखा एक 0 डिग्री पे, एक 720 डिग्री के ऊपर है। अब अगर मान लो मैं पाथ डिफरेंस की बात करूं, तो गौर फरमाइएगा, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि ये वाले सिंबल से हम लोग फेज डिफरेंस डिपिक्ट कर रहे हैं, फेज डिफरेंस डिपिक्ट कर रहे हैं, और इसके साथ हम लोग पाथ डिफरेंस डिपिक्ट करेंगे। तो अब पाथ डिफरेंस जरा सा देख लेना। तो पाथ डिफरेंस होता है दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस लेंथ का डिफरेंस है। जैसे पहले वाले सिनेरियो में देख लो, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट ही सेम है, कोई पाथ डिफरेंस है ही नहीं। अब जरा सा इस सिनेरियो में देख लो, दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट के बीच में एक वेव का डिफरेंस है, तो यहाँ पर मेरे पास जो पाथ डिफरेंस है वो लेमडा हो गया।
फिर उसके अगले सिनारियो में देख लो, दोनों वेव के स्टार्टिंग पॉइंट के बीच में जो लेंथ का डिफरेंस है दो वेव्स का है 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा, तो यहाँ पर जो मेरे पास जो फेज डिफरेंस है 2 पाई हो गया, सॉरी 2 लैम्डा हो गया। अब मानो अगर मैं यहाँ पर कंप्लीट कंस्ट्रक्टिव की जगह, अभी कंस्ट्रक्टिव खत्म नहीं हुआ है, ये अदा है पढ़ाने की, ठीक है, सुनते जाना। अब मान लो मैं अगर कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन ले लूं, कि कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो क्रेस्ट है कंप्लीटली ट्रफ के साथ ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो अगर मान लो मुझे इसको एक डायग्राम के अंदर दिखाना हो तो ये देखो, कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, क्रेस्ट ट्रफ को बिल्कुल खत्म कर रहा है, कंप्लीट कंस्ट्रक्टिव, कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव, कंप्लीट कंस्ट्रक्टिव, कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव। तो पहली डिस्ट्रक्टिव को मैं ऐसे बना सकती हूँ, ठीक है, दूसरी डिस्ट्रक्टिव को मैं ऐसे बना सकती हूँ, ठीक है, तीसरी डिस्ट्रक्टिव को मैं ऐसे बना सकती हूँ। ये जरा सा देखिए, क्रेस्ट को मैंने ग्रीन से शो किया हुआ है, ट्रफ को मैंने यहाँ पर रेड से शो किया हुआ है। अब देखना, तीन केसेस की हेल्प से कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन को मैंने डिपिक्ट किया है। पहला, ठीक है, दूसरा, तीसरा। अब फेज डिफरेंस देख लो, तो फेज डिफरेंस आ जाओ, तो कोई भी कॉमन पॉइंट चुन लो। मान लो मैंने ये कॉमन पॉइंट चुन लिया, तो नीचे वाला तो 0 डिग्री के ऊपर है, ऊपर वाला 90 डिग्री के ऊपर है, मतलब π/2 पे है। तो मैं देख पा रही हूँ कि भैया यहाँ पर तो दोनों वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस है π/2 है, मतलब π/2 है, सॉरी π/2 नहीं है, पाई है, आई एम सो सॉरी, पाई आ गया ना, दिस इज पाई। तो मैं देख पा रही हूँ दोनों वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो पाई का है, आधी वेव का। अब दूसरे वाले सिनारियो में आ जाओ, ये 0 है लेकिन इसकी 3 बार आधी वेव्स जा चुकी हैं, तो 3 पाई के फेज एंगल पे आ चुका है। तो इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो मेरे पास आ गया 3 पाई। और नीचे आ जाओ, ये वाला पॉइंट ले लो, तो ये 0 पे है, 5 बार आधी वेव्स आ चुकी हैं, तो ये आ गया 5 पाई के फेज एंगल के ऊपर। तो इनके बीच में फेज डिफरेंस मेरे पास कितना हो गया, 5 पाई। देख लो, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। अब पाथ डिफरेंस क्या होता है, पाथ डिफरेंस होता है दोनों वेव्स के दोनों वेव्स जहां से शुरू हो रही है उसके बीच में कितना डिफरेंस है। तो देखो यहाँ पर एक बार आधी वेव का डिफरेंस है, तो यहाँ पर जो मेरे पास पाथ डिफरेंस है वो मेरे पास आ गया λ/2। यहाँ पर 3 बार आधी वेव्स का डिफरेंस है, इसका मतलब 3 टाइम्स ऑफ λ/2। यहाँ पर पाथ डिफरेंस हो गया मेरे पास 3 π/2। नीचे वाले सिनारियो में अगर मैं पाथ डिफरेंस लिखूं तो देखो दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट में 5 आधी वेव्स का डिफरेंस है, तो पाथ डिफरेंस कितना आ गया, 5 टाइम्स ऑफ λ/2। तो यहाँ पर मेरे पास पाथ डिफरेंस कितना बना, 5 λ/2। मुझे बस ये बताओ, कंप्लीट कंस्ट्रक्टिव और कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव आपको पता लगा एक्चुअली में है क्या, और सारी चीजें तो बहुत बाद में। हाँ जी, एक बार जरा सा देखो, ठीक है। तो ये अभी अपन ए पॉइंट के ऊपर ही है कंप्लीट कंस्ट्रक्टिव के, ये तो अदा है हमारी नोट मेकिंग की। तो मैं यहाँ पर क्या ए पॉइंट में ये लिख सकती हूँ, ये आ गया ए पॉइंट, ठीक है। तो बच्चों क्या मैं यहाँ पर ए पॉइंट में ये लिख सकती हूँ कि कंप्लीट कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन तब होता है जब फेज डिफरेंस n टाइम्स ऑफ 2 पाई हो। ये देखो, जब फेज डिफरेंस n टाइम्स ऑफ 2 पाई हो, अभी n की वैल्यू 0 से शुरू होगी तो 0 आ जाएगा। ये सिर्फ कंक्लूसिव एक कंक्लूजन है और कुछ नहीं है। n की वैल्यू चाहे 0 रख लो, यहाँ पर 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, सो ऑन, कि जब फेज डिफरेंस एक वेव का होल नंबर मल्टीपल है, चाहे वो एक वेव मल्टीप्लाइड बाय 0 है, या फिर वो एक वेव है, या फिर वो 2 वेव है, या फिर वो 3 वेव है, 4 वेव है, 7 वेव है, ऐसे, है ना। और उसी तरीके से अब की बार मान लो अगर मैं
पाथ डिफरेंस की बात करूं तो पाथ डिफरेंस या तो हो ही ना, या फिर पूरी पूरी वेव्स का हो। तो पाथ डिफरेंस मैं लिख सकती हूँ n टाइम्स ऑफ लेमडा, है ना, n टाइम्स ऑफ लेमडा की या तो हो ही ना, मतलब n की वैल्यू 0 से शुरू हो, या फिर एक वेव का हो, दो वेव का हो, तीन वेव का हो, एंड सो ऑन। ये हमारा आया है कंक्लूजन कंप्लीट कंस्ट्रक्टिव का। अगर मान लो मैं सेम कंक्लूजन यहाँ पर बच्चों कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन का करवाती हूँ, ठीक है, तो देखो यहाँ पर फेज डिफरेंस देख लो, आधी वेव का, एक और आधी वेव का, दो और आधी वेव का, तीन और आधी वेव का, चार और आधी वेव का। इसका मतलब ऑड नंबर मल्टीप्लाइड बाय पाई। ये देखो ऑड नंबर मल्टीप्लाइड बाय पाई। और वैसे ही अगर मैं पाथ डिफरेंस की बात करूं तो पाथ डिफरेंस आ गया ऑड नंबर मल्टीप्लाइड बाय आधा वेव, है ना। आधे वेव का लेंथ मेरे पास कितना हो गया, लेमडा बाई 2। एक बार इसको कंज्यूम करो, ये जो अभी लिखा है ना, मैं फोन को साइलेंट पे कर देती हूँ और पानी ले आती हूँ, बिल्कुल गला ही सूख गया मेरा। ये वाली स्लाइड को एक बार कंज्यूम करो। ऑड नंबर 2n+1 2n-1 के कोई चोचलों में नहीं पड़ना है, ये देख लो शांति से। पानी ले आओ प्लीज। मेरा फोन भी साइलेंट पे कर देना, बज ही जा रहा था। हाँ जी, एक बार जरा सा देखो कि फेज डिफरेंस देख लो, या तो आधी वेव का है, या फिर 3 बार आधी वेव का है, या फिर 5 बार आधी वेव का है, या फिर 7 बार आधी वेव का, 9 बार आधी वेव का, ये है ना। या तो एक बार आधी वेव, या 3 बार आधी वेव, या 5 बार आधी वेव, या 7 बार या 9 बार, ऐसे ही। तो फेज डिफरेंस भी ऐसे ही होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय आधी वेव का जो होता है पाई, या फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय आधी वेव का जो होता है, 5 मल्टीप्लाइड बाय आधी वेव का जो होता है, 7 मल्टीप्लाइड बाय आधी वेव का जो होता है, 9 मल्टीप्लाइड बाय आधी वेव का जो होता है। पाथ डिफरेंस की बात करूं तो 1 मल्टीप्लाइड बाय आधी वेव का जो पाथ होता है, 3 मल्टीप्लाइड बाय आधी वेव का जो पाथ होता है, 5 मल्टीप्लाइड बाय आधी वेव का जो पाथ लेंथ होता है, ठीक है, 7 मल्टीप्लाइड बाय आधी वेव की जो लेंथ होती है, 9 मल्टीप्लाइड बाय आधी वेव की जो लेंथ होती है। तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है। एक बार जरा सा देखिए, है ना, समझो धीरे धीरे ना, आप क्या करिए, धीरे धीरे एक बार इसको समझो। एक मिनट में पानी पी लो बच्चों। थैंक यू। ओह चीचू, चीची। हाँ जी, एक बार जरा सा देखो कि हाँ भाई इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, रटने वाला कुछ है ही नहीं। अब मान लो अगर मैं बी पॉइंट के ऊपर जाऊं, ठीक है, अब एक चीज बढ़िया बताती हूँ तुम लोगों को। यहाँ पर दोबारा से डायग्राम्स आएंगे। रुको डायग्राम बना रही हूँ एक बार। मान लो इन दोनों वेव्स की सुपरपोजिशन स्टडी करते हैं। पूरा तो नहीं, 3/4 दे दें। और नॉर्मल खाना ही तो है। अच्छा यही है। हाँ, इसके साथ और भी कुछ नहीं। क्या नहीं नहीं, एक ही खाना, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल मैं अगर ये वाले केस की बात करूं, रुको, जाने दे मिट्टी, करे ज्यादा म्याऊं म्याऊं। ठीक है, मान लो ये दोनों वेव्स हैं, ठीक है, ये दोनों वेव्स बढ़िया कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन शो करेंगे।
ठीक है, हाँ अब देखना। तो मान लो ये दोनों वेव्स आई, दोनों ने सुपरपोजिशन शो कर दिया। तो मान लो ये हमारी पहली वेव है, इसकी इक्वेशन मैं ले लेती हूँ a1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये मान लो हमारी दूसरी वेव है, इसकी इक्वेशन मैं ले लेती हूँ a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस नहीं है, तुम देख पा रहे हो 0 डिग्री के ऊपर है। तो मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ कि मान लो अगर एक कपल हो, अब कपल में जो लड़की है ना, उसको बहुत तेजी से, जो क्रेस्ट है वो माउंटेन्स ले लो, जो ट्रफ है वो ओशन ले लो। अब इसको बहुत तेजी से माउंटेन पे जाना था a1 के एम्पलीट्यूड के साथ। लड़के ने बोला अरे वाओ, मेरा भी सेम मन है कि हम लोग पहाड़ों पे ही जाए, इसकी मस्ती, इसका एक्साइटमेंट, a2 ले लो। अब देखो ना, अगर बच्चों ये दोनों सुपर पोजिशन शो करेंगे तो एम्पलीट्यूड ना तो a1 रहेगा ना a2 रहेगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा मेरे पास a1 प्लस a2। ध्यान देना कि जो एम्पलीट्यूड है, अब मेरे पास ये वेव निकली है, मेरे पास कोई छोटी मोटी वेव नहीं निकली, ये वेव निकली है जिसका एम्पलीट्यूड मतलब हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ कितना हो गया a1 प्लस a2। उसी तरीके से एक ट्रफ मिला a1 के एम्पलीट्यूड का, दूसरे ट्रफ के साथ, मतलब एक ट्रफ मिला जिसकी डेप्थ a1 थी, एक ऐसे ट्रफ के साथ जिसकी डेप्थ a2 है। इसका मतलब अब यहाँ पर एक जो ट्रफ बनेगा, ना तो वो a1 की डेप्थ का होगा ना a2 की डेप्थ का होगा, वो a1 प्लस a2 की डेप्थ का होगा। ये इक्वेशन लिखने की भी अभी कोई जरूरत नहीं है, फालतू के कॉम्प्लिकेशंस। ये देखो, यहाँ पर मैंने वेव 1 बनाई हुई है, दिस इज वेव 1। ठीक है, दिस इज वेव 1, दिस इज वेव 2, और इन दोनों ने सुपरपोजिशन शो करके बनाई है हमारी रिजल्टेंट वेव। रिजल्टेंट वेव, तो मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ इन कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, जैसे दो वेक्टर्स जब सेम डायरेक्शन में हो ना, कि या तो दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल हो या 360 डिग्री एंगल हो, विच मीन्स द सेम थिंग, तो नहीं एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ ऐड करें तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाता है, बिल्कुल सेम तरीके से। इन कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, in constructive superposition, amplitude of the resultant wave is given by a1 plus a2, a1 plus a2। अब मान लो, ठीक है, अब मान लो मैं डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के ऊपर चली जाऊं, नोट मेकिंग करनी नहीं है, पहले मना कर दिया था मैंने तुम्हें। अब मान लो बच्चों मैं डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के ऊपर चली जाऊं कि मैंने एक वेव ले ली, ये तो पूरी दोबारा ना बनानी पड़े, एक मिनट है बच्चों। तो मान लो ये हमारी अरे भाई बन जाओ, ट्रायंगल क्यों बन रही है? एक मिनट, अब ये देखो, क्रेस्ट कंप्लीटली ट्रफ के साथ ओवरलैप कर रहा है, ट्रफ कंप्लीटली क्रेस्ट के साथ ओवरलैप कर रहा है। ठीक है,
अब मान लो मैं इन दोनों वेव्स के बीच में सुपरपोजिशन को स्टडी कर रही हूँ, तो ये ऑब्वियस सी बात है, कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है। तो पहले वाली आधी वेव को स्टडी करते हैं। ट्रफ आया, ट्रफ आया A1 की डेप्थ का, क्रेस्ट आया उससे छोटी A2 की हाइट का। मतलब तुम समझ रहे हो कि अब की बार मान लो ये दोनों वेव्स आई, बड़ा ट्रफ आया है, छोटा क्रेस्ट आया है। तो ऊपर की साइड छोटा है, नीचे की साइड बड़ा है, तो रिजल्टेंट नीचे की साइड ही आएगा। इसका मतलब नीचे मेरे पास बन जाएगा इस तरीके से ट्रफ, और ये वाले ट्रफ की डेप्थ कितनी होगी, नीचे वाला माइनस ऊपर वाला, A1 माइनस A2। उसी तरीके से ये देखो, क्रेस्ट आया बड़ा सा A1 की हाइट का, साथ में नीचे ट्रफ आया A2 की डेप्थ का, तो क्रेस्ट ही बना A1 माइनस A2 की हाइट का। ये देखो यहाँ पर क्रेस्ट ही बना A1 माइनस A2 की हाइट का, एंड सो ऑन। हर पॉइंट से कुछ नया बता रही हूँ, बहुत प्यारा टॉपिक है ये जरा सा देखो। तो बेसिकली मैं तुम लोगों को यहाँ पर ये बोलना चाहती हूँ कि इन डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है वो मेरे पास आ जाता है A1 माइनस A2, जहां पर A1 की वैल्यू A2 से बड़ी मिलेगी। देखना एक बार, 7:15 हो गए, पता नहीं लगा। बहुत सारे डायग्राम्स है, वही तो ना। अगर मैं इतने सारे डायग्राम के साथ ना करवाऊं तो तुम लोग उस तरीके से विजुअली इस टॉपिक को देख नहीं पाओगे जिस तरीके से देखना इंपॉर्टेंट है। ओ शिट, मैंने एक बहुत गलत चीज कर दी। ये ज्यादा टेक्नोलॉजी के चक्कर में, चलो तुम्हें करेक्टेड PDF दे दूंगी। वेट, ये यहाँ की जो स्लाइड थी ना, ये देखो, रुको, ये वाली स्लाइड ये कट गई। चलो ये मैं तुम लोगों को ना खुद से करेक्ट करके दे दूंगी, ठीक है। अभी यहाँ पर क्लास में करूंगी, टाइम वेस्ट ही होगा, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने तुम लोगों को करवाया था ना वो डिलीट हो गया। बोलो बेबी। हो जाएगी, जितना खिला रहे तो इसको मोटी नहीं होगी। रिजल्ट, ठीक है, ये मैं बाद में करेक्ट करके दे दूंगी, ठीक है। अब ना मैं चाहती हूँ इसको एक बार तुम क्वेश्चन की फॉर्मेट में देखना, और उससे पहले ये भी करवा देती हूँ, चलो। कि अगर मान लो मैं तुम्हें बोलूँ ना कंप्लीटली कंस्ट्रक्टिव है ना कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिव है, और फिर बाद में नोट मेकिंग खत्म, पार्शियल सुपरपोजिशन है, फिर ये समझ आएगा सिर्फ क्वेश्चंस की हेल्प से। पार्शियल सुपरपोजिशन है, इसका मतलब क्या, ना तो कंप्लीटली कंस्ट्रक्टिव है ना कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिव है। जैसे कि मान लो अगर मैं ये वाले सुपरपोजिशन की बात करूं, ऐसा करती हूँ, एक को पूरे को इस कलर का कर देती हूँ, और दूसरे को पूरे को पिंक कलर का कर देती हूँ, इस कलर का कर देती हूँ। मान लो अगर मैं तुम्हें बोलूँ ये वाली सुपरपोजिशन है, ये देखना, ये वाली सुपरपोजिशन है, 90 डिग्री पे है, देखो। या फिर मान लो मैं तुम लोगों को बोल दूं ये वाली सुपरपोजिशन है, तो ये क्या होगी, ये मेरी पार्शियल सुपरपोजिशन होगी कि ना तो कंप्लीटली कंस्ट्रक्टिव है ना कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिव है। ये 90 डिग्री पे, ये मान लो इस तरीके से 270 डिग्री के ऊपर, तो ये होती है मेरे पास पार्शियल सुपरपोजिशन।
तो पार्शियल सुपरपोजिशन में एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव कैसे निकालोगे कि मान लो अगर मेरे पास वेव 1 है, मान लो मेरे पास एम्पलीट्यूड ऑफ वेव 1, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव 1 A1 ले लो, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव 2 को A2 ले लो, और जो इनसे रिजल्टेंट वेव बन रही है, रिजल्टेंट वेव, उसको AR ले लो, ठीक है। और दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस बिटवीन बोथ दी वेव्स, उसको फाई ले लो, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन दी वेव्स को फाई ले लो। तो मैं तुम लोगों को अब यहाँ पर ये बोल रही हूँ, मैं तुम लोगों को यहाँ पर ये बोल रही हूँ कि सुपरपोजिशन के बाद जब रिजल्टेंट वेव बनेगी, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड ऐसे निकाला जाएगा जैसे मैं दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड को वेक्टर की तरह ट्रीट कर रही हूँ, और दोनों वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस है उसको मैं एंगल बिटवीन द वेक्टर्स की तरह ट्रीट कर रही हूँ। सिर्फ एम्पलीट्यूड से लेना देना है और कोई लेना देना नहीं है। ये वाला एग्जाम्पल देखो, फेज डिफरेंस 90 डिग्री, ना कंप्लीटली कंस्ट्रक्टिव ना कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिव, फेज डिफरेंस देख लो 90 डिग्री ले लिया, ठीक है। अब ऐसा करो, ये चेंज कर रही हूँ, जरूरी नहीं है 270 90 ऐसा ही हो, ऐसा भी हो सकता था, ये देख लो, ये देखो ना, तो ये कंप्लीटली कंस्ट्रक्टिव है ना, कि ऐसा नहीं है क्रेस्ट बिल्कुल ही क्रेस्ट के साथ ओवरलैप कर रहा है, ना ही कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिव है, ऐसा भी नहीं है कि ट्रफ ट्रफ के साथ कंप्लीटली ओवरलैप, क्रेस्ट ट्रफ के साथ कंप्लीटली ओवरलैप कर रहा है। तो यहाँ पर तुम लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर हम लोगों ने फेज डिफरेंस को लेट अस अज्यूम 30 डिग्री ले लिया। ये समझे कि नहीं पहले तो मुझे ये बताओ, दोबारा से रिकैप देख लो, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। रिकैप दे रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम्हारे दिमाग पे बिल्कुल भी हौच पौच रहे, ठीक है, मैं नहीं चाहती तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल भी हौच पौच रहे। दो वेव्स जब अपनी एनर्जीज लेके आती हैं और एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती हैं, तो एनर्जीज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है और उसकी वजह से एक नई वेव पैदा होती है। जो नई वेव पैदा होती है उसको रिजल्टेंट वेव बोला जाता है, ठीक है। जो नई वेव पैदा हुई है उसको रिजल्टेंट वेव बोला जाता है, और ये वाला प्रोसेस सुपरपोजिशन कहलाता है। तो पहला हो गया मेरे पास कंप्लीट कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। कंप्लीट कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में जो क्रेस्ट है कंप्लीटली क्रेस्ट के साथ ओवरलैप करेगा, ट्रफ कंप्लीटली ट्रफ के साथ ओवरलैप करेगा। मतलब तुम ये लगा लो कि मैथमेटिक्स की टर्म्स में दो वेक्टर्स हैं जो सेम डायरेक्शन में पिन पॉइंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जब मैं उन दोनों को ऐड करूंगी तो मुझे और बड़ा वेक्टर मिलेगा। देखो, जब मैं इनको ऐड करूंगी तो मुझे और बड़ा वेक्टर मिलेगा। तो जब एक क्रेस्ट आया दूसरे क्रेस्ट के साथ तो रिजल्टेंट क्रेस्ट और बड़ा बना, जब ट्रफ आया ट्रफ के साथ रिजल्टेंट ट्रफ और बड़ा बना, क्रेस्ट आया क्रेस्ट के साथ रिजल्टेंट क्रेस्ट और बड़ा, ट्रफ आया ट्रफ के साथ रिजल्टेंट ट्रफ और बड़ा। एक बार जरा सा देखिए। फिर आ गया कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, कि क्रेस्ट कंप्लीटली ट्रफ के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो एक दूसरे को काटेंगे। तो मान लो अगर फॉर एग्जांपल क्रेस्ट बड़ा है, लेट अस अज्यूम, तो एक ट्रफ, मान लो वेव 1 का एम्पलीट्यूड बड़ा है, तो एक ट्रफ आया A1 की डेप्थ का, एक ट्रफ एक हमारे पास क्रेस्ट आया A2 की हाइट का।
तो अगर मान लो ऊपर एक वेक्टर है छोटा सा a2, नीचे बड़ा वेक्टर है a1, तो नीचे की डायरेक्शन में ही रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ना a1 माइनस a2 का। तो इन दोनों की ओवरलैप की वजह से ट्रफ ही बनेगा a1 माइनस a2 के एम्पलीट्यूड का। ये हो गया डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, वेरी सिमिलर टू टू वेक्टर्स बीइंग ऑपोजिट इन डायरेक्शन। और लास्ट हो जाता है पार्शियल सुपरपोजिशन, कि दो वेक्टर्स के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है। तो अगर तुम दोनों वेव के एम्पलीट्यूड को ये ले रहे हो, दोनों वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस है अगर तुम उसको इतना ले रहे हो, तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड निकालने के लिए दोनों को वेक्टर्स की तरह ट्रीट करो, दोनों वेक्टर्स के बीच में ये वाला एंगल लो, विक्टोरियल एडिशन लगाओ। दिमाग में बातें गई हैं? फटाफट से बताइए, क्या दिमाग में बातें गई हैं इतने सारे डायग्राम्स के बाद कि भैया ये सीन क्या है, एक्चुअली में ये हो क्या रहा है? तो कंस्ट्रक्टिव में ऑब्वियस सी बात है प्लस आ जाएगा कि सुपरपोजिशन का मतलब क्या है। और सुपरपोजिशन को मैथमेटिकली देखना तो इजी है, 2-3 क्वेश्चंस कर लोगे ना, तीसरा क्वेश्चन खुद से बन जाएगा। बट उसको विजुअलाइज किस तरीके से किया जाता है, तो मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ व्हाट इज सुपरपोजिशन। मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ when two waves when two waves overlap when two waves overlap their energies get redistributed। ये देखो, अब ये वाली स्लाइड बहुत ही जेन्युइन लग रही होगी। their energies get redistributed and a single resultant wave is formed and a single resultant wave is formed। इस रिजल्टेंट वेव की किसी भी प्रॉपर्टी से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, एक्सेप्ट इस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना है। समझ रहे हो? तो ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज सुपरपोजिशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज सुपरपोजिशन। एक बार जरा सा देखिए, हाँ जी, है ना? अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब जितना हम लोग नोट मेकिंग खत्म, जितना हम लोग ऐसे मैथमेटिकली डायग्राम्स के हेल्प से देख सकते थे वो हम लोगों ने देख लिया। अब 5 मिनट थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं, फिर कल की क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? 2 वेव की इक्वेशन देती हूँ तुम्हें, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड पूछूंगी। ठीक है? पहला क्वेश्चन देखिएगा। तो मैंने पहला क्वेश्चन तुम्हें ये दे दिया कि भैया मेरे पास पहली वेव है, पहली वेव की जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसे है। ये मेरे पास दूसरी वेव है, दूसरी वेव की इक्वेशन ये है। तो जब ये दोनों ओवरलैप करेंगी, तो जब ये दोनों वेव्स ओवरलैप करेंगे और रिजल्टेंट वेव बनेगी, तो रिजल्टेंट वेव का तुमसे एम्पलीट्यूड पूछा हुआ है। तो मैंने तुम्हें बोल दिया ना, दोनों वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है उनको वेक्टर की तरह ट्रीट करो, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में वही एंगल है जो इन दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस है। तो देख लो, दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, पाई 180 डिग्री। तो एक वेक्टर आ गया मेरे पास 6 का, दूसरा वेक्टर आ गया मेरे पास 4 का, दोनों के बीच में एंगल है 180 डिग्री। कर दो वेक्टोरियल एडिशन, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना आ गया, 2। देखो, जो इजी है ना वो है। अब अगर आपको विक्टोरियल एडिशन भी नहीं आता है तो कुछ नहीं कर सकते, टीसी टाइम ट्रैवल एजेंसी, बस फिर तुम्हें पता ही है। कंसेप्ट बताना, विजुअलाइज करवाना डिफिकल्ट था, अगर था भी, अगर कुछ भी डिफिकल्ट था तो मैथमेटिक्स सुपरपोजिशन के डिफिकल्ट नहीं है। एक और क्वेश्चन देखना, मैंने तुम्हें बोला कि भैया मेरे पास एक वेव जो है ना, तो एक वेव के पार्टिकल की इक्वेशन है ये। ठीक है? दूसरे वेव के पार्टिकल की इक्वेशन है ये। अब मैंने तुम्हें बोल दिया कि जब भी दोनों सुपरपोजिशन शो करेंगे
और रिजल्टेंट वेव बनेगी, तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना है? तो मैंने तुम्हें बोल तो दिया, दोनों वेव के एम्पलीट्यूड को वेक्टर की तरह ट्रीट करो, और दोनों वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस है, तो देखो पहले वाले का फेज एंगल ओमेगा टी प्लस के एक्स है, दूसरे वाले का ओमेगा टी प्लस के एक्स माइनस 30 डिग्री है। तो देख पा रहे हो कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस आ गया 30 डिग्री। तो एक वेक्टर 4 का, एक वेक्टर 5 का, दोनों के बीच में एंगल 30 डिग्री। रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड निकाल लो। सो वाई आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 30 डिग्री। तो मेरे पास वाई आर का स्क्वायर आ गया 25। हेलो बिल्ली, 25 प्लस 16 प्लस 20 अंडर रूट 3। अरे ओए मेरे बिल्लुट्टे, पैदा होगी कि तुम? पैदा हो ले तू तो पूरा बैठ जा, फिजिक्स पढ़ लेता हूँ, फिजिक्स पढ़ ले। चलो करो एम फॉर, एक मिनट बच्चों, तुम लोगों के आगे एक बार जरा सा सीसी को फिजिक्स पढ़ा देती हूँ। देखो अपने तो फिजिक्स की क्लासेस चलती रहती है, ये मैडम थोड़ी सी ज्यादा आके नहीं बैठती है ना, तो इसको फिजिक्स पढ़ा देती हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें अच्छे से दिखे। इसको थोड़ा आगे ले आते हैं, ठीक है। सीसी, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, ये ऐसे वेव बन गई और मैं ऐसे चली गई। ठीक है, देखो अब यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बस ये आखिरी क्वेश्चन कर लो, ठीक है। तुम लोग को बस थोड़ा सा आइडिया देना चाहते थे कि क्वेश्चंस किस तरीके के हैं। तो इस क्वेश्चन के ऊपर वापस आ जाऊं तो ये देख लो, मेरे पास आ गया वाई आर का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई आर का स्क्वायर। अब आंसर दिखने में कितना सुंदर है, बदसूरत है, उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आंसर से आपको शादी नहीं करनी है, ये देख लो, ये आ गया आंसर। एक और क्वेश्चन, फिर टाटा बाय बाय हो जाना। मान लो मैं तुम लोगों को ये क्वेश्चन दे दूं, मेरे पास एक वेव है, एक वेव की इक्वेशन है ये, दूसरे वेव की इक्वेशन है ये। अब मैंने तुम्हें बोला कि अगर दोनों सुपरपोजिशन शो कर रही हैं और रिजल्टेंट वेव बन रही है, तो रिजल्टेंट वेव का कितना एम्पलीट्यूड है? तो तुम क्या करोगे, जो दोनों वेव का एम्पलीट्यूड है उसको वेक्टर की तरह ट्रीट करोगे, फिर देखोगे इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, तो दोनों वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल सपोज करना है, उसको देखने के लिए आप ये देखोगे कि दोनों वेव के फेज एंगल के बीच में कितना डिफरेंस है। तो ये -30 है, ये +90 है। अगर तुम्हारे मार्क्स -30 से 90 तक चले जाए तो 120 का डिफरेंस आया ना, तो फेज डिफरेंस कितना आ गया, 120 डिग्री। आगे तो वेक्टोरियल एडिशन है, अब अगर वो भी नहीं आता मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो वाई आर का स्क्वायर आ गया 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 120 डिग्री। कॉस ऑफ 120 डिग्री मेरे पास -1/2 आता है, आंसर निकाल लेना, 5 ही आ जाएगा। एक बार जरा सा देखिए, आज की क्लास में इतना करेंगे, ठीक है। अब मुझे 1 से 2 क्लासेस और चाहिए इस चैप्टर को बहुत ज्यादा अच्छे से निपटाने के लिए। जितने भी बच्चों मैंने तुम लोगों को डीपीपी दी है, 2 डीपीपी दी है, एक डीपीपी 1 एक डीपीपी 2, दोनों तुम्हारी सॉल्व हो जाएंगी। अब मिलते हैं बच्चों कल हम लोग, कल 6 बजे, सुनो, कल 6 बजे ओरिएंटेशन होगा नए बैच के स्टूडेंट्स का। तो तुम्हारी क्लास लगेगी 6:45 या फिर 6:30 बजे, 6:30 लगा लो कि 6 बजे ओरिएंटेशन है। वो तुम लोग अटेंड नहीं करोगे, ओरिएंटेशन दे दूंगे बच्चों को 25 मिनट के लिए, और फिर 6:30 से अपने वेव्स वाली क्लास लग जाएगी, ठीक है। ओके, ग्रुप लिंक अब नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, हर क्लास में ग्रुप लिंक नहीं दूंगी। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड बाय।